हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग की फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप या फिर क्या इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप की क्लासेस चल रही थी, जिसमें प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि जो वेंचर होता है कितने टाइप का होता है, कितने टाइप्स होते हैं। आज की वीडियो में उसके आगे हम ये समझेंगे कि बिजनेस प्लान क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये बिजनेस प्लान। क्या होता है, कितने तरह का होता है, ये हम आज समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। व्यवसायिक योजना या फिर बिजनेस प्लान क्या होता है, तो नाम से ही क्लियर हो रहा है। पहले तो दो पॉइंट सेंस में, एक व्यावसायिक है, दूसरा योजना, दो शब्दों से मिलकर बना है। योजना प्लान क्या होता है और बिजनेस क्या होता है। बिजनेस तो आप समझ ही गए हैं। अब हमें ये तो समझ में आ गया अभी तक कि एक उद्यमी क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, कैसे वो अपनी चीज़ों को करता है, क्या-क्या चीज़ें उसमें इम्पोर्टेंट होती हैं, कैसे वो परिवर्तन करता है, प्रमोशन करता है अपने बिज़नेस का या फिर जो करना चाह रहा है, किस तरह का होगा, क्या टाइप होगा। अब वो तैयार करेगा अपनी एक योजना, अपना एक प्लान कि कैसे उसे कार्य करना है, वो क्या करना चाहता है, पूरी उसकी एक की क्या करता है, योजना, प्लान तैयार करता है। जैसे कि आप ही लोग के जब एग्ज़ाम की डेट आ जाती है, स्कीम आ जाती है, तो अपने आप एक पूरा प्लान तैयार करते हैं ना कि कैसे आपको पढ़ना है। सेम वैसे ही एक बिज़नेस में भी जो भी व्यक्ति है या उद्यमी है, वो अपना एक पूरा प्लान तैयार करता है कि कैसे उसे कार्य करना है, वही उसका बिज़नेस प्लान कहलाता है। तो अब यहाँ पर इसको साथ में क्या कहा जाता है कि एक व्यावसायिक योजना का निर्माण करना और उसका विकास करना, जिसे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी कहा जाता है, डीपीआर, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। हो सकता है शॉर्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे डीपीआर क्या है। डीपीआर क्या हो जाएगा, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट। यानी कि जो भी बिजनेस प्लान बनाया जाता है, व्यावसायिक योजना तैयार की जाती है, उसे ही डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी कहा जाता है। तो व्यावसायिक योजना या फिर डीपीआर क्या होता है, एक उद्यमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये एक रणनीतिक साधन होता है। ये एक स्ट्रैटेजी होती है कि जो वो बना रहा है अपने बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए। चाहे कोई नया उपक्रम खड़ा करने की इच्छा हो या फिर किसी चल रहे उपक्रम के विस्तार की योजना हो। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि आप जब कुछ नया करना शुरू कर रहे हैं, वहीं पर आप अपना बिज़नेस प्लान तैयार करें। हो सकता है आप अपने जो बिज़नेस है उसको और एक्सपैंड कर रहे हों और बढ़ा रहे हों और विस्तृत करना चाह रहे हैं, उसकी नई चेन्स खोलना चाह रहे हैं, कुछ और नया प्रोडक्ट उसमें इंक्लूड करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप बिज़नेस प्लान तैयार करते हैं। अब आइए देखते हैं कि व्यावसायिक योजना का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होती है। मीनिंग की बात करें तो ये एक लिखित दस्तावेज होता है। जो प्लान बनाए जाते हैं वो सिर्फ वो मौखिक नहीं होते हैं, ओरल नहीं होते हैं। उसको लिखित रूप में रिटन फॉर्मेट में तैयार किया जाता है, जिससे कि सारी चीज़ें पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस कर सकें, लिख सकें, जिससे कि कुछ भी ऐसा पॉइंट छूट ना जाए जो कि हार्मफुल हो या फिर जिसका हम ध्यान ना दे सकें और दूसरा व्यक्ति उसका लाभ उठा ले जाए। तो ये कदम-कदम पर उस प्रक्रिया के बारे में बताता है जिसका अनुगमन किसी उद्यमी द्वारा अपने उद्यम को एक सफल व्यावसायिक उद्यम में रूपांतरित करने की कोशिश करता है। अगर सिंपल से कहें तो जो बिज़नेस प्लान होगा ये बताएगा कि कैसे एक व्यक्ति अपने बिज़नेस को अच्छे से अच्छे ढंग से चला सकता है, क्या-क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड की जाएँगी, क्या-क्या कार्य उसको करने हैं, कैसे वो अपनी रणनीति बनाएगा, क्या-क्या प्लान आगे के हैं उसके, सबका एक पूरा रोड मैप तैयार करेगा, पूरा एक ब्यौरा तैयार करेगा, वही क्या हो जाता है, बिज़नेस प्लान कहलाता है। इसमें वो अपने उद्देश्यों को, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनका भी वर्णन करता है कि क्या किस उद्देश्य से, क्योंकि जब भी एक बिज़नेस बनाया जाता है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं। किसी भी चीज़ की प्लानिंग जब होती है, आपने नियोजन पढ़ा होगा, तो नियोजन में, प्लानिंग में सबसे पहले ये डिसाइड किया जाता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, पर्पस क्या है, जिससे हम उस कार्य को कर रहे हैं। सबसे पहले उद्देश्य डिसाइड किए जाएँगे, उसी को आगे उद्देश्य डिसाइड करना, फिर हमें ढूँढना कि कैसे-कैसे हम कार्य कर सकते हैं। क्या बेस्ट ऑप्शंस रहेंगे, सबका चयन करके फिर अपना जो हमने बनाया होगा उसी का हम मूल्यांकन करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं, उसके बाद एक पूरा कंप्लीट प्लान हमारा तैयार होता है। अब आ जाते हैं कि अगर हम ये व्यावसायिक योजना बना रहे हैं तो इसके उद्देश्य क्या होंगे? पर्पस ऑफ बिजनेस प्लान, क्या उद्देश्य होते हैं कि बिना उचित व्यावसायिक योजना के कोई भी उद्देश्य मात्र एक सपना होता है। यानी कि जब तक अच्छी योजना हमने तैयार नहीं करी है तो हमने ऑब्जेक्टिव अगर जो भी बना लिया होगा तो उसे हम अचीव नहीं कर पाएंगे। आप लोग ही हैं, अगर ये डिसाइड तो कर ले कि आपको फर्स्ट डिवीजन लानी है, लेकिन कैसे लानी है आपने ये डिसाइड नहीं किया, आपको कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना टाइम आप रिवीजन के लिए रखेंगे। अगर आपने ये सब कुछ पहले से प्लान नहीं करके रखा होगा तो एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सेम वही चीज़ बिजनेस के लिए भी आ जाती है। अगर आपने सही ढंग से एग्ज़ीक्यूट नहीं किया, सही ढंग से प्लान को बनाया ही नहीं, तो वहाँ पर आपने जो भी उद्देश्य रखे होंगे, जो भी आपने ड्रीम देखा होगा, उसको आप अचीव नहीं कर पाएँगे। इसमें क्या रहते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं? आइए पहला देखें
रोड मैप। रोड मैप जैसे अभी ये वर्ड मैंने पहले भी यूज़ किया था। एक मैप आपको क्या बताता है? जैसे कि गूगल मैप का यूज़ है, आप कब करते हैं? आपको जब ये नहीं समझ में आ रहा होता है कि आपको ये तो पता है कि आपको यहाँ तक पहुँचना है, लेकिन आपको यहाँ तक कैसे पहुँचना है? तो इसका रास्ता बताने के लिए आप क्या करते हैं? मैप का यूज़ करते हैं। जैसे कि सेंटर कहीं पे चला गया, आपको नहीं पता सेंटर का रास्ता क्या है, मैप पर आपने सर्च किया, आपको रास्ता पता चल गया कि इतने-इतने रास्ते हैं, कौन-सा रास्ता बेहतर है, कहाँ से आप जा सकते हैं, कहाँ कौन-कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आएँगी, सब आपको समझ में आ जाता है। कहीं पर हैवी ट्रैफ़िक लगा हुआ है, कहाँ पर आपको ईज़ी रास्ता है, सब आपको पता चल जाता है। ठीक वैसे ही जो बिज़नेस प्लान होता है, वो भी आपके एक रोड मैप की तरह कार्य करता है, आपको एक रास्ता दिखाता है कि कैसे आपको चलना है, क्या-क्या कार्य करने होंगे, किस तरफ क्या कार्य करने पर आपको फ़ायदा होगा, कौन से कार्य आपको नहीं करने हैं, सारी चीज़ें उसमें आपको क्लियर हो जाती हैं। इसलिए बिज़नेस प्लान क्या होता है, एक दिशा दिखाता है, एक डायरेक्शन आपको देता है, रोड मैप कहलाता है। समझ में आ गया होगा आपकी कि क्या रोड मैप है? फिर आ जाएगा हिस्सेदारों से सहमति प्राप्त करना, टू गेट कंसेंट फ्रॉम स्टेक होल्डर्स। हिस्सेदारों से क्या मतलब है? तो ये दूसरा सेकंड ऑब्जेक्टिव रहता है। इसमें जो भी हिस्सेदार हैं उस बिजनेस में साझेदार हैं आपके के समक्ष इसकी प्रस्तुति, जिससे कि उनकी सहमति भी ली जा सके। जैसे कि एक उद्यमी है, उसने अपना डीपीआर वर्ड आप याद कर लीजिए, क्या होता है डीपीआर? संबंधित सरकारी एजेंसियों के समक्ष प्रस्तुत करता है, तो वित्तदाता और निवेशकर्ता, चाहे वे व्यक्तिगत निवेशक हों या वित्तीय संस्थाएं हों, वे वित्तीय सहायता उनके समक्ष प्रस्तुत किए गए या डीपीआर के मूल्यांकन के आधार पर लेते हैं। मूल्यांकन कैसे किया जाता है, ये आगे हम पढ़ेंगे इसका। तो जो आपने बिजनेस प्लान तैयार किया होता है, वो प्लान आप जो है रखते हैं, जो निवेशक हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं आप इसमें, क्योंकि अगर बड़े पैमाने पर आप बिजनेस कर रहे हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा पूंजी चाहिए, ज़्यादा कैपिटल चाहिए, तो उसके लिए आपको इन्वेस्टर्स भी चाहिए होते हैं, ऐसे व्यक्ति चाहिए जो आपको लोन दे सकें। तो उनके सामने जब आप अपना बिजनेस प्लान रखते हैं और वो ये देखते हैं, या फिर जो आपके और साझेदार हैं, पार्टनर्स हैं, सदस्य हैं, उनके सामने आप जब रखते हैं और वो ये देखते हैं कि कौन-सी चीज़ें सही हैं, इसमें उनका बेनिफिट होगा, नहीं होगा, ये बिज़नेस चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। जैसे कि आप लोग शार्क टैंक देखते होंगे, पूरा बिज़नेस आइडिया वो लोग जब सामने रखते हैं अपना, तब जो शार्क्स होते हैं वो ये चीज़ देखते हैं कि कितना स्केल कर सकता है, क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं फ्यूचर में इस बिज़नेस में, उसके अकॉर्डिंग ही वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो वही समझ लीजिए कि दूसरा व्यक्ति आपको तभी पैसा देना चाहेगा या आपके साथ जुड़ना चाहेगा या आपको काम करने देना चाहेगा, तो उसमें उसका भी कोई फ़ायदा होगा और उसे फ्यूचर में प्रॉफ़िट दिख रहा होगा। तो ये जो बिज़नेस प्लान होता है, दूसरों से सहमति प्राप्त करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। अब समझ में आ गया होगा आपकी कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बिज़नेस प्लान का क्या पर्पस होता है। एक रोड मैप हो जाएगा, दूसरा जो हिस्सेदार हैं या फिर जो साझेदार हैं, उनसे सहमति प्राप्त करना। अब दूसरा आ जाता है व्यावसायिक योजना का क्षेत्र, कि क्या क्षेत्र होता है, और ये आगे आप अलग-अलग पार्ट में भी पढ़ेंगे, इसमें चैप्टर के और भी पार्ट हैं, तो उसमें आप पढ़ेंगे। क्या क्षेत्र होता है, ये हमको ये तो समझ में आ गया कि हाँ, एक रोड मैप है, हमको इसे तैयार करना है, लेकिन किस-किस जगह पर हमको किस फील्ड में जाकर के क्या-क्या चीज़ें देखनी हैं, क्या-क्या चीज़ें तैयार करनी हैं। तो किसी भी व्यवसाय के लिए अच्छी तरह से निर्मित एक लिखित व्यावसायिक योजना होनी चाहिए। लिखित योजना के लिए ज़रूरी नहीं कि वो जटिल हो, परंतु इसमें सभी प्रासंगिक सूचनाएँ होनी चाहिए। अब वो किस चीज़ से रिलेटेड होनी चाहिए, आइए देखते हैं। पहला है व्यावसायिक धारणा क्षेत्र, कि सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जिस भी चीज़ पर आप काम करना चाहते हैं, जो भी उद्योग आप करना चाह रहे हैं, उसका विवरण, उसके प्रस्तावित अंगीकृत व्यावसायिक संरचना क्या होगी, किस तरह से उसके उत्पाद सेवाएँ, उत्पादन आवश्यकताएँ क्या हैं, क्या प्रक्रिया, क्या प्रोसेस होगी, उस पर जो R&D की जाएगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए कौन-कौन से रास्ते हैं, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको योजनाएँ तैयार करनी होती हैं। दूसरा आ जाएगा बाज़ार स्थान क्षेत्र। प्रोडक्शन तो कर लिया आपने ये देख लिया कि हाँ, ये चीज़ बन सकती है मार्केट में, इसकी आवश्यकता है, ये प्रॉब्लम है, आपको ये सॉल्व करनी है, आपने प्रोडक्ट बना लिया। लेकिन अब आपको ये देखना है कि कैसे आप उसको मार्केट में सेल करेंगे। तो वहाँ पर जब आप सेल करने जाएँगे, तो सबसे पहले तो आपको क्या मिलेंगे, कॉम्पिटिशन मिलेगा, बहुत कॉम्पिटिटर होंगे, क्योंकि ऑलरेडी वैसा ही कोई प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी होगा ही, तो वहाँ पर आपको कॉम्पिटिशन भी मिल सकता है। तो वहाँ पर आपको एनालिसिस करना होगा मार्केट का, जो उपभोक्ता हैं, कंज़्यूमर्स हैं, कैसे आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, क्या-क्या चीज़ें उनको डिज़ायर हैं, क्या वो माँग रहे हैं, उन सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। कि क्योंकि कंज़्यूमर बिहेवियर जो होता है वो चेंज होता रहता है, तो क्या चेंजेज़ आ रहे हैं उसकी पहचान करना। कैसे आप स्ट्रैटेजी अपनी बिज़नेस की बनाएँ, जिससे कि जो आपके कॉम्पिटिटर हैं आप उनसे अच्छे से निपट सकें, उनका सामना कर सकें। उपभोक्ताओं को, कंज़्यूमर्स को कैसे आप ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ,
तो ये सारी योजनाएं बनानी होती हैं वो किसमें आ जाती हैं, बाजार स्थान क्षेत्र में। फिर आ जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वित्तीय क्षेत्र। क्योंकि फाइनेंशियली आपका बिजनेस में सारी चीज़ें हैं, हम इस चीज़ को नकार नहीं सकते कि फाइनेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बिजनेस में, जीवन रक्षा की तरह माना जाता है। क्यों? क्योंकि फाइनेंस के बिना एक बिजनेस चल नहीं सकता। आपने जो भी डिसाइड किया होगा, जो भी चीज़ें हैं, उन सब के लिए आपको फाइनेंस तो चाहिए ही है। तो वित्तीय विवरण जैसे कि आय है, नकद प्रवाह विवरण बनाया जाता है, स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, या फिर जो एनालिसिस किया जा रहा है इनका कि क्या आवश्यकता होगी, कैसे तैयार किया जाएगा, उसमें क्या अगर हमको अभी देख रहे हैं कि लॉस है, दिख रहा है, तो कैसे उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, फ्यूचर में क्या-क्या चेंजेस आएँगे, उसके लिए हमें क्या पॉलिसीज़ अपनी तैयार करनी होंगी। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं किसमें? वित्तीय क्षेत्र में। तो जब भी एक बिज़नेस प्लान तैयार किया जाता है, तो इन सारी चीज़ों पर भी योजनाएँ बनाई जाती हैं। तो ये नेक्स्ट देखते हैं इसमें। व्यावसायिक योजना या फिर परियोजना रिपोर्ट की निर्मिति या फिर विषय वस्तु कि क्या कंटेंट रहता है इसका। कंटेंट ऑफ बिजनेस प्लान, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डीपीआर। ये डीपीआर की फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा, शॉर्ट में पूछ सकता है डीपीआर क्या है, तो वहाँ पर आपको फुल फॉर्म भी देखनी है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो यहाँ पर कह रहा है कि क्या विषय वस्तु होती है, कि क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड की जाती हैं, या एक तरह से कह सकते हैं कि जो उसके चरण होते हैं कि क्या स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ा जाता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे एक फिगर ये बना हुआ है कि परियोजना रिपोर्ट की निर्मिति के चरण, कि जो बनाया जाता है एक बिजनेस प्लान को, तो उसके क्या चरण होते हैं। तो सबसे पहला चरण क्या होता है? सामान्य सूचनाएं। कौन कौन सी हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, क्या क्या चीज़ें हमको इम्पोर्टेंट है इसमें। क्या क्या सबसे पहले हो जाती है उद्यमी का परिचय। जो हम बनाएँगे एक रिपोर्ट उसकी तैयार करते हैं बिज़नेस प्लान की, तो वो सबसे पहला हो जाता है कि कौन है एंटरप्रेन्योर, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसकी क्वालिफ़िकेशंस, योग्यताएँ, क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्षमताएँ हैं, क्या स्किल्स हैं, ये सारी चीज़ें दे रखी होती हैं। और आवश्यकता होती है तो दूसरे भी साझेदारों के नाम होते हैं अगर कोई होगा तो। उद्योग का सामर्थ्य कि जो भी उद्योग है जिसके लिए परियोजना तैयार की जा रही है, उससे संबंधित है, उसका पिछला या प्रीवियस में अगर ऑलरेडी चल रहा है वो बिज़नेस, तो प्रीवियस में क्या रहा है, परफॉर्मेंस कैसी रही है, करंट में क्या सिचुएशन है, स्थिति क्या है, कैसा उसका ऑर्गेनाइज़ेशन कैसा है, क्या-क्या कठिनाइयाँ, क्या-क्या शक्तियाँ हैं, क्या-क्या मतलब स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेस है, सारी चीज़ें। संगठन का आकार और प्रकृति कि किस तरह का संगठन है, उसकी संरचना कैसी है। फिर आएगा उपक्रम का उद्देश्य, किस उद्देश्य से है, शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए है। उसके बाद उत्पाद का जो प्रोडक्ट वो बना रहा है उसके बारे में कि क्या उसकी उपयोगिता है, उसकी क्या रेंज है, किस तरह से उत्पाद जो है वो कार्य करता है, और मार्केट में ऑलरेडी या फिर हमें उसके क्या सब्स्टिट्यूट के तौर पर चीज़ें मिल जाएँगी। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका सब्स्टिट्यूट होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। जैसे कि नमक की अगर हम बात करें, तो नमक का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। तो ये हो जाएँगी सामान्य सूचनाएँ। चलिए नेक्स्ट आ जाएगा परियोजना का विवरण। परियोजना के विवरण में क्या चीज़ें रहती हैं कि परियोजना रिपोर्ट में निम्नलिखित परिप्रेक्ष्यों को समाहित करते हुए परियोजना का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें आपका कच्चे माल की जो रॉ मटेरियल होता है कितनी आवश्यकता होगी, कितने प्रकार का होता है, किस तरह का होता है और कहाँ से उसकी आपूर्ति की जाएगी, कुशल श्रमिक कहाँ से मिलेंगे। उपयोगिता में आएगा इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि कैसे ऑपरेट किया जाएगा, क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए या तो आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, क्योंकि जो मशीनरी चल रही होंगी जहाँ पर कि जो रॉ मटेरियल है उसको फाइनल फिनिश गुड्स में बदला जाएगा, तो वहाँ पर कार्य होगा, मशीनों की आवश्यकता होगी। मशीनों को चलाने के लिए आपको या तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए है, या तो फ्यूल ईंधन होना चाहिए, या तो पानी। ये तीनों ही चीज़ों में आपकी आवश्यकता पड़ेगी। उसको कहाँ से प्राप्त किया जाना है, कितनी आवश्यकता है, उसकी क्या कॉस्ट आ रही है, ये सारी चीज़ें भी देखी जाएंगी। फिर आएगा प्रदूषण नियंत्रण, क्योंकि अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सर्टिफिकेट लेना पड़ता है आपको बोर्ड से, तो वहाँ पर आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो भी प्रदूषित पदार्थ निकल रहे होंगे या जो भी गवर्नमेंट ने एक मानक निर्धारित किए हुए हैं, उन मानकों के अनुसार ही आपको मशीनों का यूज़ भी करना होगा, जिससे कि गवर्नमेंट भी आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, और आपका ये भी रहे कि एक उत्तरदायित्व बनता है हर बिज़नेस का, हर व्यापारी का, हर उद्यमी का, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, आप उसको भी पूरा कर सकें। फिर है संचार और परिवहन सुविधा कि हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बिज़नेस में सूचनाएँ जो हैं, इन्फॉर्मेशंस हैं, उनको सही टाइम पर सही व्यक्ति को संप्रेषित करना, कम्युनिकेट कर पाना।
तो क्या उपलब्धता है, टेलीफोन, मोबाइल है, इंटरनेट है, प्रिंटर्स है, कितनी आवश्यकता है, कैसे उसका यूज़ किया जाएगा, क्या उपलब्धता है, परिवहन के जो साधन हैं, ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी आती है और अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो आपके क्या होती है कॉस्ट को बढ़ा देगी तो आप मार्केट में ज़्यादा आप सेलिंग प्राइस नहीं रख सकते क्योंकि आपको कंपटीशन भी करना है। तो अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी तो टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगी तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है। उत्पादन प्रक्रिया प्रोसेस क्या होगी, मशीन उपकरण कौन से यूज़ किए जा रहे हैं, संयंत्र की क्षमता प्लांट जो लगाया गया है जैसे कि कोई मशीनरी है वो 500 इकाइयों का उत्पादन 500 यूनिट्स में का प्रोडक्शन कर सकती है लेकिन अभी आप 100 का कर रहे हैं तो अभी आप 400 तक और बढ़ा सकते हैं। चयनित तकनीकी किस टेक्निक से किया जाएगा, अनुसंधान एवं विकास, अन्य सामान्य सुविधाएं, तो ये सारी आ जाती हैं कि जो परियोजना का विवरण है, जो भी हम काम कर रहे होंगे, जो प्लान होगा हमारा, प्रोजेक्ट है हमारा, उसकी सारी डिटेल्स हमको देनी पड़ती हैं इसमें। फिर आ जाएगा बाजार का सामर्थ्य और विश्लेषण। इसमें क्या रहता है कि मांग एवं आपूर्ति की स्थिति कि मार्केट में कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई की जा रही है, इसके बारे में रिपोर्ट तैयार की जाती है। अगर मांग तथा आपूर्ति में अंतर है, तो कैसे है और इस अंतर को कैसे दूर किया जा सकता है। अपेक्षित मूल्य कि क्या मार्केट में उस चीज़ के एक्चुअल में क्या वैल्यू या क्या प्राइस को चल सकता है या अभी तक लिया जा रहा है उसको कम किया जा सकता है जिससे कि मार्केट में और ज़्यादा अपने आप को बढ़ाया जा सके। बिक्री की रणनीति क्या स्ट्रैटेजी होगी, विक्रय के पश्चात सेवा कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें बाद में भी सर्विस दी जाती है बिक्री के, तो वो सर्विस किस तरह से रहेगी, कैसे संचालित होगी, ये सारी चीज़ें ध्यान दी जाती हैं। कि परियोजना रिपोर्ट की निर्मित के लिए बाजार विश्लेषण भी महत्वपूर्ण है। बाजार विश्लेषण जो किया जाएगा मार्केट एनालिसिस उसमें क्या चीज़ें आएंगी कि बाजार का किस प्रकार का जैसे कि आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में पूर्व प्रतियोगिता होता है, अपूर्व प्रतियोगिता होता है, एक अधिकारी होता है, किस तरह का है, किसी विशेष बाजार में व्यवसाय आरंभ करने के क्या कारण है, लक्षित उपभोक्ता टारगेट कंज्यूमर जिसे बोला जाता है कि आप किसको टारगेट कर रहे हैं। अपर क्लास को जैसे करते हैं तो वहाँ पर प्राइस पर ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि वो लोग को ज़्यादा ये चीज़ रहती है कि हाँ उनके लिए क्या लग्जरी की चीज़ें हैं जिससे कि उनका सम्मान मार्क जो है बढ़ रहा है सोसाइटी में तो वो उस चीज़ को देख करके प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, पैसे पे ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर मध्यम वर्ग के लिए किया जा रहा होगा या फिर निम्न वर्ग के लिए किया जा रहा है तो वहाँ पर प्राइस बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। बाजार उपभोग पैटर्न क्या है, किस तरह से लोग चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, आपूर्तिकर्ताओं के नेटवर्क है, उत्पादन संभावना, बाजार में उत्पाद की मूल्य संरचना, उपभोक्ता व्यवहार, उत्पादन प्रोत्साहन हेतु सरकार के हस्तक्षेप। गवर्नमेंट भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र में कुछ ऐसे उद्योग काम कर रहे हैं जहाँ पर जो उत्पादन होता है वो पूरी तरह से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, निर्यात किया जाता है। तो वहाँ पर गवर्नमेंट बहुत सुविधाएं देती है, करों में छूट देती है या अगर कुछ भी इम्पोर्ट किया जा रहा है उससे रिलेटेड कच्चा माल तो वहाँ पर भी गवर्नमेंट उसमें भी छूट देती है, रियायत देती है उसको प्रोत्साहित करने के लिए जिससे कि जिससे कि हम विदेशी पूंजी को ज़्यादा से ज़्यादा देश में आ सके इसलिए। फिर आ जाता है निवेश का आकार। निवेश के आकार में क्या रहता है कि जो उद्यमी होता है कि जो भी प्लांट को लगा रहा है उस प्लांट को लगाने के लिए उसका कितना बड़ा आकार है, साइज कितने बड़े साइज पर, साइज से मीन्स ये होता है कि 1000 यूनिट है, 50,000 यूनिट का है या 1 लाख यूनिट का है, किस तरह का प्लांट वो लगा रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग उसको इन्वेस्टमेंट कितनी होगी उसका भी मूल्यांकन पहले से करना पड़ता है जिससे कि जो भी ऐसी एसेट्स हैं जो कि कैपिटल एसेट्स होती हैं उनमें काफ़ी निवेश लगेगा तो कितनी पूंजी की आवश्यकता हो सकती है उसको भी एनालाइज किया जा सके। फिर आ जाता है कार्यशील पूंजी आकलन। कार्यशील पूंजी क्या होती है तो एक पूंजी तो हो जाती है आपकी जो स्थिर पूंजी होती है या फिर जो आपकी पूंजीगत ये जो कैपिटल एसेट्स होती है उनमें इन्वेस्ट रहती है। दूसरी आपकी कार्यशील पूंजी जिसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होती है जो किसी भी वस्तु के जो प्रोडक्ट के उत्पादन जो आप कर रहे होते हैं उसकी में बार बार आपको आवश्यकता होती है जैसे कि रॉ मटेरियल आप खरीदेंगे तो बार बार आपको कच्चे माल को खरीदने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती रहेगी तो वो पूंजी क्या कहलाती है, कार्यशील पूंजी कहलाती है। ये जो इन्वेस्टमेंट होते हैं आपके जो आपको कर रहे होंगे पूंजीगत वस्तुओं में कैपिटल एसेट में वो लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं। आपने कोई मशीनरी खरीदी तो 5 साल 10 साल 20 साल तक चलती रहेगी तो लॉन्ग टाइम तक आपने इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन जो आप कच्चा माल खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं तो बार बार आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा तो उसमें बार बार पूंजी इन्वेस्ट करते रहेंगे तो वो आपकी कार्यशील पूंजी या फिर वर्किंग कैपिटल कहलाती है। तो कितनी वर्किंग कैपिटल की आपको आवश्यकता होगी के लिए। फिर आएगा आर्थिक और सामाजिक चर।
कि एक उपक्रम के, जैसे कि मैंने पहले बताया था, कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व भी होते हैं, तो उनको भी ध्यान में रखना है कि किसी भी तरह से पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को कोई हार्म ना पहुँचाएँ, कोई क्षति ना हो। कुछ हम ऐसा ना बना रहे हैं जो लोगों के लिए हार्मफुल हो, या फिर गवर्नमेंट ने उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस कर रखे हैं, तो उसको भी हमें फॉलो करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसके से रिलेटेड एक रिपोर्ट, जो भी बिज़नेस प्लान हम बना रहे हैं या जो भी परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, उसमें हमको इन्फॉर्मेशन रखनी होती है, देनी होती है। इसके अलावा भी सामाजिक आर्थिक जो चीज़ें होती हैं, वहाँ पर कौन-सी और पॉइंट्स भी जिससे रिलेटेड रिपोर्ट तैयार की जाएगी, अपनी रिपोर्ट में हम उसका उल्लेख करते हैं। रोज़गार जनन की किस तरह से ये रोज़गार को, एम्प्लॉयमेंट को देने वाली हो सकती है। आयात प्रतिस्थापन ऐसी प्रोडक्ट हैं जो हम दूसरे देशों से, दूसरी कंट्रीज़ से इम्पोर्ट कर रहे हैं, मँगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ क्या नहीं बनते। तो अगर हम ऐसा कुछ बना रहे हैं, तो वहाँ पर हम उस चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं कि गवर्नमेंट को या लोगों को उससे बाहर से मँगाना ना पड़े, हम खुद उसको बना सकते हैं। उसे ही आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है। आनुषंगिक सुविधाएँ और क्या-क्या चीज़ें उसके साथ हम जो है प्रॉफ़िट, या फिर इस तरह से कह सकते हैं क्या-क्या फ़ायदे दे सक रहे हैं जो उसके साथ जुड़े रहेंगे। निर्यात को प्रोत्साहन, सेल्स वाला मैंने समझा दिया था आपको। स्थानीय संसाधनों का बेहतर प्रयोग या फिर क्षेत्र के विकास हेतु की गई पहल। स्थानीय संसाधन, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया जो है बहुत वर्सटाइल है, यहाँ बहुत डाइवर्सिटी है, तो अलग-अलग क्षेत्रों की अलग-अलग विशेषताएँ हैं। जैसे असम साइड में देख लीजिए, चाय बहुत उत्पादित होती है, बहुत ज़्यादा, या फिर इधर पंजाब या झारखंड इधर साइड में देख लीजिए, गेहूँ है, चावल है, गेहूँ बहुत उत्पादित होता है। तो हर जगह की अपनी अलग-अलग क्या है, स्पेशलिटी है यहाँ पर। इंडिया की अगर बात करें हम, तो उनकी स्पेशलिटी को, उनके जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उसको कैसे अच्छे से ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किन-किन चीज़ों का उल्लेख या फिर किन-किन चीज़ों को अपनी रिपोर्ट में शामिल करना होता है। फिर आ जाता है परियोजना का क्रियान्वयन। अब हमने अपनी बिज़नेस प्लान तैयार कर लिया, सारी चीज़ें क्या-क्या हमें लिखना था, क्या-क्या देखना था, हमने सब नोट कर लिया। अब हम करेंगे उसका एग्ज़ीक्यूशन। क्रियान्वयन में क्या होता है कि प्रत्येक उद्यमी को अपनी परियोजना को समय से पूर्ण करने के लिए एक क्रियान्वयन सारणी या फिर एक समय सारणी अवश्य बनानी चाहिए। इससे उपक्रम को स्थापित करने से संबंधित सभी गतिविधियों का समावेश होना चाहिए। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हमने पूरी अपना बिजनेस प्लान तो तैयार कर लिया, लेकिन उस बिजनेस प्लान को हम स्टेप बाय स्टेप कितने टाइम में एग्जीक्यूट करेंगे, इसका भी हमारे पास एक ब्यौरा होना चाहिए, जिससे कि सही टाइम पर हम अपने काम को पूरा कर सकें। जैसे कि आप लोग टाइम टेबल बनाते हैं ना, कि 5 दिन में हमने इतना पढ़ना है, 10 दिन में ये चीज़ें पढ़नी है, हमें 2 दिन रखने हैं उस चीज़ को रिवाइज़ करने के लिए। सेम वैसे ही बिज़नेस प्लान के लिए भी किया जाएगा। तो ये था आपका पूरा कि क्या स्टेप्स होते हैं या फिर क्या चरण होते हैं एक बिज़नेस प्लान को तैयार करने के, या फिर एक परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने के। अब यहाँ पर आप देख लीजिए एक फॉर्मेट। उस फॉर्मेट में बताया गया है कि जो परियोजना रिपोर्ट होती है उसका खाका कैसा होगा, किस तरह की वो होती है। तो सबसे पहले है आवरण पृष्ठ होगा, फिर विषय वस्तु है। एक बार देख लीजिएगा कि किस तरह से होती है। वैसे ये आपका आएगा नहीं बनाने को, लेकिन फिर भी अगर आप देख लेंगे तो आपको आसानी होगी। योजनाएँ क्या-क्या होती हैं, मार्केटिंग प्लान बनाए जाते हैं, जो कंपटीटर है उनकी क्या स्ट्रेंथ है, उनकी क्या वीकनेस है, मार्केट की क्या है, या फिर मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी क्या होगी, प्रोडक्ट मिक्स है। आगे जो बिज़नेस प्लान आपके अलग चैप्टर साथ में इसके इंक्लूड है, वहाँ पर इसी सबको डिटेल में समझाया गया है। ऑपरेशनल प्लान कैसे होंगे, संगठनात्मक योजना है, 2 से 5 वर्षों के लिए वित्तीय योजना बनाई जाती है, जोखिम क्या-क्या हैं, छोड़ या बाहर निकलने की रणनीति क्या है, या साथ में जो चीज़ें संलग्न की जाएँगी, अटैच करी रहती हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि बिज़नेस प्लान क्या होता है। इसके बाद जो आता है कि अब परियोजना का मूल्यांकन कैसे करना है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि इवैल्यूएशन किया जाता है कि जो भी हमने तैयार किया है बिज़नेस प्लान, वो सही है या नहीं है, या क्या-क्या उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। तो मूल्यांकन शब्द क्या होगा? इसका अर्थ हो जाता है कि किसी बात का इस निरीक्षण और परीक्षण करना कि उसके गुणों, आवश्यकता और सफलता का मूल्यांकन किया जा सके। इस तरह से परियोजना मूल्यांकन का अर्थ है योजनाओं की व्यवहार्यता को संरचित तरीके से आकलित करने की प्रक्रिया, जिससे कि यह निर्णय लिया जा सके कि इस परियोजना पर आगे बढ़ा जाए या नहीं। यानी कि ये देखना कि उसके क्या जो है प्रोज़ हैं, क्या कॉन्स हैं, मतलब क्या बुराइयाँ हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, उनको देखा जा सके। जो भी बुराइयाँ हैं उनको सुधारा जा सके और उस परियोजना के साथ आगे बढ़ा जाएगा या नहीं, उसको डिसाइड किया जा सके। वो कहलाता है मूल्यांकन। अब वो मूल्यांकन जो होता है वो 2 तरह से किया जाता है। मूल्यांकन में एक होता है वित्तीय परिप्रेक्ष्य में और दूसरा हो जाता है गैर वित्तीय परिप्रेक्ष्य में। तो वित्तीय परिप्रेक्ष्य में यानी कि जब आप ये देख रहे हैं कि वित्त की दृष्टि से कि जो भी आपने बनाया है अपना बिज़नेस प्लान, वित्त की दृष्टि से फाइनेंशियली उसको आप कितना अच्छे से एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं,
उसको जब देखना कि जितनी लागत आप लगा रहे हैं एक्चुअल में उतनी सही है या नहीं है। तो इसमें जो मेन चीज़ें आती हैं, परियोजना की पूंजी लागत, कि उस परियोजना को बनाने में कितनी कैपिटल कॉस्ट आ रही है। तो उसमें कौन-कौन से खर्चे होते हैं ऐसे जिन पर हम करेंगे, वो जो पूंजीगत प्रकृति की होगी। भूमि और स्थल है, ज़मीन खरीदने जाएँगी, बिल्डिंग बनाना है, मशीनरी आएगी, इंजीनियरिंग आएगी, विविध अचल संपत्तियाँ, एसेट्स, आपको फर्नीचर लेना पड़ेगा। प्राथमिक और प्रचालन पूर्व खर्चे जो आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। आकस्मिकताओं हेतु प्रावधान की क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनके लिए पहले से प्रोविज़न करना। प्रोविज़न फॉर कंटीजेंसीज़ आपने पढ़ा होगा बैलेंस शीट में। कार्यशील पूंजी के लिए अतिरिक्त राशि और जो वर्किंग कैपिटल के लिए अतिरिक्त राशि रखना, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर आप उसको यूज़ कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आ जाता है कोषों के स्रोत। हमें ये तो पता चल गया कि क्या-क्या आएगी, लेकिन उनको हम कहाँ से इकट्ठा करेंगे, कहाँ से पूंजी हमें प्राप्त होगी। अंश हो सकते हैं, शेयर्स जिसे बोला जाता है, या फिर शेयर के रूप में उद्यम पूंजी, ऋण पत्र होंगे, दीर्घावधि ऋण है, या फिर रिश्तेदार दोस्तों से अगर आप कुछ लोन या उधार ले रहे हैं, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन जिसे कहते हैं, या फिर सीड कैपिटल, उपदान, या फिर आरंभिक पूंजी जैसे सरकारी प्रोत्साहन, ये चीज़ आ जाएंगी। उसके बाद आ जाता है कि उत्पादन बिक्री के अनुमान या फिर आकलन, इसका मूल्यांकन करना, कि उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण करेंगे, बिक्री बल दृष्टिकोण, विशेषज्ञ दृष्टि, सांख्यिकी और समय श्रृंखलाएं, चर घातांकी, सूक्ष्म ब्यौरा। इसमें ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो सीधे सीधे पूछेंगे कि इस परियोजना का मूल्यांकन किस तरह से किया जाता है। तो आपको वित्तीय परिप्रेक्ष्य और गैर वित्तीय परिप्रेक्ष्य में इसमें कुछ पॉइंट्स आप बस याद रखिएगा, हेडिंग सारी ध्यान में रखिएगा जितनी दे रखी हैं, उसके अंदर के 2-2, 3-3 पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे तो भी आपका आंसर सही होगा और अच्छा आप लोग आंसर लिखेंगे। उत्पादन लागत की क्या की उत्पादन लागत है बनाने में, तो कच्चे माल की ये कितनी लागत आएगी, ऊपरी अतिरिक्त लागतें कितनी हैं, ढुलाई के खर्चे, अंगीकृत तकनीकें औजार की, गुणवत्ता की लागत, आपूर्तिकर्ताओं की और श्रम लागत, इतनी तरह की लागतों को भी विचार किया जाता है, ध्यान में रखा जाता है। फिर आ जाता है कार्यशील पूंजी की आवश्यकताएं। कार्यशील पूंजी क्या होती है आपको समझा ही दिया था मैंने। इसमें कौन सी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, व्यवसाय की प्रकृति, किस तरह का बिजनेस है, वो डिपेंड करता है कि वर्किंग कैपिटल उसमें कितनी इन्वेस्ट रहेगी, डिपेंड करता है कि बिजनेस कैसा है आपका। उत्पादन नीति और औद्योगिक उतार चढ़ाव, की क्या आपकी प्रोडक्शन पॉलिसी है। आपने कॉस्ट अकॉर्डिंग में पढ़ा होगा कि जो EOQ होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है, मिनिमम ऑर्डर है, मैक्सिमम ऑर्डर है, डेंजर लेवल होता है, तो सारे लेवल्स बनाए जाते हैं। उसी के अकॉर्डिंग ही आपकी वर्किंग कैपिटल डिसाइड की जाती है, क्योंकि जितना भी हम मिनिमम रख रहे होंगे या मैक्सिमम रख रहे होंगे, तो जितना हमारे स्टॉक में रहेगा उसमें हमारी वर्किंग कैपिटल फंसी रहेगी ना, तो उसके लिए उसी के अकॉर्डिंग आपका रखा जाता है, डिसाइड किया जाता है कि कितना हमको अपने पास रखना है स्टॉक में। उद्योग में प्रतिस्पर्धा का स्तर क्या है, उपक्रम की ऋण की रणनीतियाँ क्या हैं, उपक्रम की वृद्धि विस्तार नीति, कच्चे माल की आपूर्ति स्थिति, कर की दर क्या है, लाभांश नीति और निरोध रिटेंशन की नीति क्या है। तो ये सारी चीजें हैं जिनका जो वित्तीय दृष्टि से वित्तीय क्षेत्र में आएंगी और उसका मूल्यांकन किया जाता है, ये देखने के लिए कि जो बिजनेस प्लान हमने बनाया है वो सही है या नहीं है। तो अभी आपने देखा कि वित्तीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाता था, अब गैर वित्तीय जो है जहाँ पर फाइनेंशियल चीजें नहीं है, हम दूसरी चीजों को देख रहे हैं, क्या रहेंगी। तो जब बात करी जाती है गैर वित्तीय परिप्रेक्ष्य की, तो वहाँ पर क्योंकि गैर वित्तीय है तो गैर वित्तीय की जब भी बात आती है तो आ जाती है आपके गुणात्मक पहलू की, कि क्वालिटेटिव जो आपका होगा वो कैसी रहेगी, कि जो आपने बनाई है बिजनेस प्लान तैयार किया, प्रोजेक्ट अपना तैयार किया है, उसका गुणात्मक पहलू क्या है, उसके गुण क्या है, क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो जहाँ इसमें एक बहुत अच्छा बताया जाता है कि इस तरह का जो मूल्यांकन होता है उसमें अंग्रेजी के मीटर शब्द से किया जाता है। मीटर शब्द में क्या है, M से मैनेजमेंट आ जाएगा, E से इकोनॉमिकल हो जाता है, आर्थिक व्यवहार्यता के लिए यूज किया जाता है कि प्रबंधन कैसा होगा, आर्थिक रूप से कैसे सही होगी। आर्थिक में क्या है, बाजार व्यवसायिक और वित्तीय व्यवहार्यता सम्मिलित हो जाएगी। T में आ जाएगा तकनीकी, टेक्नोलॉजी किस तरह की है। R रिस्क फैक्टर कितना है, जोखिम कितना रहेगा। और अंतिम में E से क्या हो जाता है, इन्वायरमेंट के लिए किस तरह से उपयोगी है, यानी कि इन सबके गुणात्मक पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। तो इस तरह से एक जो भी परियोजना होती है उसके गैर वित्तीय क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जाता है कि किस तरह से उसके गुणात्मक पहलू क्या है, कैसे वो एक कैसे बिजनेस किया जा सकता है उससे, उससे क्या फायदा हो सकता है, किस तरह से उसके क्वालिटी अप्रोच क्या है या क्वालिटेटिव फायदे क्या है। तो आज की वीडियो में आपने पढ़ा कि बिजनेस प्लान क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, क्या क्या उसके स्कोप हैं, क्या क्या क्षेत्र हैं, क्या उसका कंटेंट होता है, क्या विषय सामग्री होती है। तो आज की वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा बिजनेस प्लान के बारे में।
तो इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम इसके अलग अलग, जैसे कि मैंने बताया था कि कई पार्ट में आगे ये है, उसको पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर समझ में आया हो और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चैनल पर नया सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।